नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीएससी हेल्थ एंड वेलनेस का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, जो कि 25 से 29 वाले सेशन के लिए है। तो आपने अगर हेल्थ एंड वेलनेस रखा है, आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हमने लिए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और कल्याण से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर है कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः बेहतर होने की स्थिति है। वही कल्याण अगर देखा जाए तो एक एक्टिव जीवन शैली होता है ये, जिसमें हम एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सचेत प्रयास करते हैं। संक्षेप में अगर समझा जाए तो ये बात हुआ कि स्वास्थ्य हमारा लक्ष्य है और कल्याण उसे पाने का मार्ग है। तो देखिए, जो हमारा स्वास्थ्य होता है दोस्तों, वो सिर्फ बीमारी से छुटकारा पाना नहीं होता, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरीका से बेहतर होने की स्थिति को हम लोग जो है स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, और अगर वहीं कल्याण देखा जाए तो एक ये एक्टिव जीवन शैली होता है, डेली लाइफ रूटीन होता है, जो हमें खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें सचेत प्रयास करते हैं। तो ये हुआ हमारा। देखिए, आगे देखा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा था, क्या कहा था? तो कहा था कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक स्थिति है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परिभाषित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे कि इस परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। कौन कौन से स्तंभ? तो देखिए, एक शारीरिक स्तंभ होता है, यानी अंगों का सही ढंग से काम करना, सही रहना। फिर है मानसिक, यानी भावनात्मक संतुलन और तनाव झेलने की क्षमता, यानी आप जो है भावनात्मक संतुलन होना चाहिए, आपका स्ट्रेस वगैरह झेलने की क्षमता। तो ये, और तीसरा हमारा सामाजिक, यानी समाज और परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध वगैरह। ठीक है, तो ये 3 तरह का स्तंभ माना गया है स्वास्थ्य के। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है कि स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी कौन कौन से कारक है जो स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित बहुत सारे हैं, जो हमने एक एक करके अलग अलग श्रेणियों में बांटे हैं। पहला है अनुवांशिक और जैविक कारक, यानी जो आपका जेनेटिक कारक होता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक उसके माता पिता से मिले जीन पर निर्भर करता है, यानी उनके द्वारा जो जेनेटिक मिलता है उस पर भी निर्भर करता है। कुछ बीमारी जैसे कि होमोफीलिया हो गया, शुगर हो गया यानी मधुमेह टाइप ए, या फिर कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक होते हैं। साथ ही आयु और लिंग भी स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। यानी ये सभी जो बीमारी है, जैसे कि होमोफीलिया हो गया, शुगर वगैरह हो गया, या फिर कुछ तरह का कैंसर वगैरह, तो ये सभी जो है अनुवांशिक होते हैं। ठीक है, जो आपके माता पिता यानी जेनेटिक से मिलते हैं। तो ये पहला कारक हो गया जो स्वास्थ्य और कारक को प्रभावित करते हैं। दूसरा कारक है जीवन शैली और व्यक्तिगत व्यवहार। यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसे व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, यानी इसे व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जिसमें हो गया आहार दोस्तों, यानी खाना। तो असंतुलित भोजन जैसे कि जंक फूड वगैरह, तो ये सभी चीज़ें जो है मोटापा और या फिर कुपोषण वगैरह का कारण बनता है। शारीरिक गतिविधियाँ, व्यायाम वगैरह की कमी से हृदय रोग हो गया, और गतिहीन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, ये सभी चीज़ों से होती है, शारीरिक गतिविधियों से। फिर आपका हो गया नींद और विश्राम। मानसिक शांति और शरीर की मरम्मत के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, और अगर ये सब नहीं होता तभी आपका स्वास्थ्य और कल्याण यानी कि उसी में गड़बड़ी होती है। फिर है बुरी आदत, जैसे धूम्रपान हो गया, शराब हो गया, ड्रग्स वगैरह, इन सभी का जो है सेवन आपके स्वास्थ्य को तेजी से नष्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कारक था। तीसरा कारक है दोस्तों पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक, हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ हमारे स्वास्थ्य की नींव रखता है।
यानी जिस तरह से रहिएगा वहाँ, जैसे प्रदूषण हो गया तो दूषित हवा और पानी श्वसन और पेट संबंधी रोगों का कारण बन सकता है। यानी वातावरण भी जो है हमारे स्वास्थ्य का एक जो है कारक बन सकता है प्रभावित होने का। फिर हो गया स्वच्छता, कचरा प्रबंधन हो गया, या फिर व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे हाथ वाथ धोना, समय समय पर नहाना, तो ये सभी चीज़ों से जो है संक्रमण को रोका जा सकता है, तो ये जरूरी है। फिर है हमारा जलवायु परिवर्तन साथियों, जैसे देखा जाए अभी भी आप देखिएगा बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होता है, तो अत्यधिक गर्मी हो गया या फिर अत्यधिक ठंडा, तो ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो ये हमारा हो गया था, ये कारक है। अगला कारक जो है दोस्तों वो है सामाजिक और आर्थिक कारक, जिसमें आ जाता है हमारा शिक्षा, आय और सामाजिक समर्थन। चलिए देखेंगे। शिक्षा यानी शिक्षित लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, उन्हें पता होता है क्या लेना चाहिए, मतलब क्या आहार के रूप में लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें, इसलिए शिक्षित लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और निवारक उपायों को अपनाते हैं। फिर हो गया आय, आर्थिक मजबूत बेहतर पोषण, आवास और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। यानी अगर आपका आय अच्छा है, आर्थिक मजबूती है, तो अच्छा पोषण आप ले पाइएगा, अच्छे घर में रहिएगा, स्वास्थ्य वगैरह स्वच्छ वगैरह ये सब चीज़ें, चिकित्सा सुविधा वगैरह अच्छे से आपके पास रहेगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। आगे है सामाजिक समर्थन, परिवार हो गया, मित्र हो गया और समुदाय का सहयोग वगैरह तनाव कम करने में मदद करता है, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। ठीक है, अगला कारक है हमारा दोस्तों जो है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, तो किसी क्षेत्र में अस्पतालों की उपलब्धता, डॉक्टरों की संख्या, समय पर टीकाकरण और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच मृत्यु दर को कम करने और बीमारियों को फैलने से रोकने में सहायक होती है। यानी अगर अस्पताल वगैरह है, डॉक्टर की संख्या अच्छी है, समय समय पर टीकाकरण वगैरह हो रहा है, इमरजेंसी सेवा वगैरह तक का जो है सुविधा मिलती है, तो इस सभी चीज़ों से मृत्यु दर कम होता है और बीमारी वगैरह फैलने से रोका जाता है। ठीक है, तो ये सभी कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि स्वास्थ्य और कल्याण केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह आनुवंशिकता, पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था का मिश्रण है। एक पूर्णतः जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में सुधार करने के साथ साथ समाज और सरकार को भी एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। यानी स्वास्थ्य के जितने भी आयाम हैं वो पढ़ना है हमें। तो चलिए समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आंसर है कि स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। वे स्तंभ हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए स्तंभ जो मिलकर एक व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करवाते हैं। यानी एक अच्छे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कराने का काम करता है ये विभिन्न आयाम। यह केवल शरीर की मजबूती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मन की शांति हो गया, आपका भावना वगैरह पर कंट्रोल, यानी फीलिंग्स वगैरह पर कंट्रोल, और समाज के साथ बेहतर तालमेल वगैरह शामिल करने का ये काम करता है जो भी आयाम है। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे हम लोग। इसके विभिन्न आयाम के बारे में देखेंगे। जो पहला हमारा हो गया शारीरिक आयाम। यह स्वास्थ्य का सबसे प्रत्यक्ष और दिखने वाला आयाम है। ये कैसा है, यानी ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और दिखने वाला आयाम है। इसका अर्थ है कि शरीर के सभी बाहरी और आंतरिक अंग, जैसे आपका हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, मस्तिष्क हो गया, और बाहरी अंग में हाथ, नाक, कान, ये सभी चीज़ें अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हो, तो ये हमारा सामाजिक ये हमारा शारीरिक आयाम है। ठीक है, इसका लक्षण देखा जाए दोस्तों तो साफ त्वचा, यानी इसका लक्षण कैसे पता चलेगा, तो साफ स्किन, चमकदार आंखें, सामान्य भूख और नींद, आदर्श वजन और शरीर में ऊर्जा का स्तर, तो ये सभी लक्षण हैं जिससे आपका जो है शारीरिक आयाम पता चलता है। फिर प्राप्ति, इसको प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम जरूरी है, व्यक्तिगत स्वच्छता और समय पर टीकाकरण। ठीक है, अब दूसरा आयाम है हमारा दोस्तों जो है मानसिक आयाम। तो मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति के सोचने, समझने और
तर्क करने की क्षमता यानी निर्णय वगैरह लेने की क्षमता। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जानता है और जीवन के सामान्य समस्या वगैरह का समाधान अपने से ढूंढने में भी सक्षम रहता है। तो ये आपका मानसिक स्वास्थ्य होता है, ठीक है। इसका लक्षण देखा जाए तो इसका लक्षण कैसे पता चलता है, तो आत्मविश्वास की भावना यानी कॉन्फिडेंस वगैरह उसके अंदर है तो वो पता चल जाता है। फिर तनाव सहने की क्षमता और नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेना, तो ये लक्षण से पता चलता है। इसे प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना है, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिव सोच वगैरह। तो ये आपका दूसरा आयाम था। तीसरा आयाम है साथियों हम लोग का सामाजिक आयाम, जो देखिए लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति समाज में दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करता है और दूसरे के साथ कैसे संबंध रखता है, ये हुआ हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है। इसका मतलब ये होता है यानी दूसरे के साथ कैसे बातचीत करता है, कैसे रहता है, कैसे संबंध बना के रहता है, तो ये सभी चीज़ें। इसका लक्षण देखा जाए तो दूसरों की मदद करना, अच्छे संस्कार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे से बातचीत वगैरह करना, परिवार और मित्रों वगैरह के साथ मजबूत संबंध, तो ये आपका लक्षण दिखता है। और इसको प्राप्त करने के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसकी प्राप्ति के लिए साथियों सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, सहानुभूति रखना और दूसरे के विचारों का सम्मान वगैरह करना, इज्जत वगैरह करना, तो ये आपका तीसरा आयाम था। चौथा आयाम जो है हम लोग का वो है भावनात्मक आयाम, यानी कि जो आपका फीलिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो है वो फीलिंग होता है यानी भावनाओं पर होता है, ठीक है। यह व्यक्ति के अपनी भावनाओं को पहचानने, स्वीकार करने और उसे उचित तरीके से व्यक्त करने की क्षमता रखता है। इसका लक्षण कैसे पता चलता है, इसका लक्षण पता चलता है हार जीत में संतुलन बनाए रखना, अत्यधिक क्रोध या फिर दुख वगैरह पर नियंत्रण, यानी हार जीत पर भी जो है अपने आप को कंट्रोल संतुलित बनाए रखना, और ज़्यादा गुस्सा दुख वगैरह ये सब चीज़ों पर कंट्रोल रखना, और अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन जीना, तो ये लक्षण से पता चलता है। फिर आगे प्राप्ति, इसकी प्राप्ति के लिए क्या होता है, तो इसकी प्राप्ति के लिए अपने फीलिंग वगैरह को किसी के साथ शेयर करना, अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और आत्मचिंतन करना, ठीक है। तो ये आपका होता है चौथा आयाम। आगे पांचवा आयाम है हमारा दोस्तों जो है आध्यात्मिक आयाम। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल धर्म कर्म नहीं होता, यानी आध्यात्मिक का मतलब आप ये मत समझ लीजिए सिर्फ धर्म होता है या कर्म होता है, बल्कि इसका अर्थ है कि जीवन के गहरे उद्देश्य या फिर अर्थ को समझना, यह मन की शांति और नैतिक मूल्य यानी ईमानदारी, करुणा वगैरह ये सभी चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है आध्यात्मिक आयाम। लक्षण देखा जाए तो आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर, जीवन की प्रति स्पष्ट उद्देश्य और दूसरों के प्रति दया भाव वगैरह जिनके अंदर है, तो ये लक्षण से पता चलता है। इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसकी प्राप्ति के लिए हो गया प्रार्थना, योग वगैरह, प्रकृति के साथ समय बिताना और नैतिक जीवन जीना। तो ये आपका पांचवा आयाम था जो है आध्यात्मिक आयाम। छठा आयाम है हम लोग का साथियों जो है बौद्धिक आयाम। तो यह आयाम व्यक्ति की नई जानकारी सीखने, रचनात्मक होने और नई चुनौतियों को स्वीकार करने की मानसिक तत्परता को दर्शाने का काम करता है ये आयाम। इसका लक्षण कैसे पता चलता है, तो इसका लक्षण पता चलता है जिज्ञासा यानी इच्छा, समस्या सुलझाने का कौशल और नियंत्रण, सीखने की इच्छा, तो ये आपका लक्षण से पता चलता है। और इसको प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके प्राप्ति के लिए किताबें पढ़ना, पहेलियां सुलझाना और नई कला वगैरह सीखना, तो ये हमारा छठा आयाम था, ठीक है। आगे सातवां आयाम है दोस्तों जो है व्यवसायिक आयाम। इसका संबंध जो है व्यक्ति के काम या फिर कैरियर से है, क्योंकि व्यक्ति अपने दिन का जो है एक बड़ा हिस्सा काम में बिताता है, इसलिए कार्यस्थल पर संतुलित और सुरक्षा उसके कुल स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालता है। यानी देखिएगा जो व्यक्ति वगैरह है अपने कार्यस्थल पर ही ज़्यादा समय बिताता है, 8 घंटा 12 घंटा, तो इससे पता चलता है कि उसके कार्यस्थल पर एक संतुलित और सुरक्षा उसके जो है कौशल पर बड़ा प्रभाव डालता है। तो ये आपका हो गया व्यावसायिक आयाम। इसका लक्षण कैसे पता चलता है, तो काम और
निजी जीवन में संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंध वगैरह, तो ये सभी चीज़ों से इसका लक्षण पता चलता है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं साथियों। अब तो निष्कर्ष लिखा है कि स्वास्थ्य के ये सभी आयाम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि एक आयाम यानी कि मान लीजिए आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी आयाम हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः एक व्यक्ति तभी पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएगा जब वह इन सभी स्तरों पर संतुलित और खुश हो, तभी वो जो है एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है साथियों, जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है और आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन तीसरा है कि भारत में स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी अभी जो है भारत में प्रेजेंट स्थिति में क्या है स्वास्थ्य की स्थिति। तो चलिए वो देखेंगे। तो आंसर समझेंगे। बोल रहा है कि आज भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र सुधर रहा है, यानी पहले से बहुत ज़्यादा सुधर रहा है। सरकार आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीबों को मुफ्त इलाज दे रही है और नई तकनीक अपना रही है, लेकिन अस्पताल और डॉक्टरों की कमी, महंगा इलाज और बदलती जीवन शैली आज भी सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है भारत जो है पहले से बहुत ज़्यादा सुधर रहा है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे सरकार का कुछ योजना आयुष्मान भारत वगैरह के तहत गरीबों को फ्री में इलाज दिया जा रहा है, नई नई तकनीकें अपनाई जा रही है, लेकिन फिर भी भारत में जो है अस्पताल और डॉक्टरों की कमी के कारण, महंगा इलाज के कारण, बदलती जीवन शैली यानी तनाव वगैरह और गलत खान पान के कारण एक बहुत बड़ी चुनौतियां रही है। चलिए आगे देखेंगे कि प्रमुख उपलब्धियां और सकारात्मक रुझान, यानी कि क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां रही है। तो पिछले कुछ वर्ष में भारत के बुनियादी स्वास्थ्य आंकड़े में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। जीवन प्रत्याशा देखा जाए यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 में औसत आयु मात्र 32 वर्ष थी, जो अब बढ़कर लगभग 70 वर्ष हो गई है। तो ये पहला जीवन प्रत्याशा में बदलाव हुआ है। ठीक है। दूसरा देखा जाए तो मृत्यु दर में कमी हुई है, यानी मृत्यु दर जो आपका होता है मात्र मृत्यु दर यानी कि यानी जब माता मृत्यु दर जिसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। तो ये होता है उसका फुल फॉर्म। और शिशु मृत्यु दर यानी कि आपका हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। यह बेहतर प्रसव सुविधाओं और टीकाकरण अभियान वगैरह का परिणाम है, जिससे ये जो है बहुत ज़्यादा कमी आई है। जो आपका एक अभियान है मिशन इंद्रधनुष अभियान। फिर आगे हो गया हम लोग का रोग उन्मूलन। भारत ने जो है पोलियो, चेचक और हाल में ही काला आजर जैसी बीमारियों पर विजय प्राप्त की। यानी पहले क्या होता था, पहले क्या रहता था, जैसे पोलियो हुआ, चेचक वगैरह हुआ तो लोग जो है पूरे गांव में फैल जाता था, लोग उनसे पीड़ित भी हो जाते थे। कई बार जो है बहुत सारा ऐसा रोग था जिससे लोग मर भी जाते थे। लेकिन अब जो है भारत जो है ये सभी चीज़ों का इलाज अच्छे से ढूंढ लिया है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये सकारात्मक पहलू था। अब देखा जाए कुछ सरकारी पहल, यानी सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ पहल जिसमें सरकार ने योगदान दिए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य को सर्वसुलभ बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसमें पहला हो गया हम लोग का साथियों आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत यानी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना। ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज करने का प्रदान देती है आयुष्मान कार्ड के थ्रू से। तो ये आपका जो है सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत बड़ा कदम है। दूसरा है डिजिटल हेल्थ मिशन ABDM डिजिटल हेल्थ मिशन। इसका फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है। ये प्रत्येक नागरिक का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे मरीज का मेडिकल इतिहास कहीं भी ऑनलाइन देखा जा सकता है कि आखिर जो है आपको क्या बीमारी थी, कितना सुधार हुआ, ये सभी चीज़ों के लिए एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। फिर आपका जेनरिक दवा यानी BJP। ठीक है। यानी जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं आम आदमी तक पहुंचाई जा रही, यानी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बहुत सारे मतलब महंगी दवाइयों को भी
सस्ते और गुणवत्तापूर्ण दामों में आम आदमी तक पहुंचाई जा रही है। तो ये सब सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है। आगे देखा जाए कि वर्तमान चुनौती यानी आज के समय में क्या क्या चुनौती है। तो प्रगति के बावजूद भारत के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां खड़ी है। गैर संचारी रोग, जिसको बोलते हैं गैर संचारी रोग, एनसीडीएस यानी नन कम्युनिकेबल डिजाइर। वर्तमान में भारत में 60% से अधिक मौतें हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और सांस की बीमारी वगैरह के कारण हो रही है। इसे भारत की साइलेंट किलर समस्या भी कहा गया है, यानी ये सभी चीज़ों हृदय रोग वगैरह से, कैंसर वगैरह से, शुगर वगैरह से बहुत ज़्यादा मौत हो रही है, इसे साइलेंट किलर भी कहा गया है। तो ये चुनौतियां रही है भारत के लिए। दूसरा है ग्रामीण शहरी अंतर। आज भी बेहतरीन अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टर शहरों में ही रहते हैं, शहरों में ही आपको देखने मिलते हैं। ग्रामीण आबादी को प्राथमिक उपचार के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए भारत में बहुत जगह ऐसा है जहाँ जो है शहरों वगैरह में ही पूरा डॉक्टर वगैरह मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण आबादी वाले को अभी भी आपको प्राथमिक उपचार के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये अंतर रहा है, जिसके कारण देखा जाए ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं भारत के लिए। आगे है बजट की कमी। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का केवल 2.1% ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि विकसित देशों में यह जो है 10% से अधिक खर्च करता है। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है, बजट जो है कम दिया जाता है स्वास्थ्य के ऊपर। फिर है मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों भारत में मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता बहुत कम है। तनाव और डिप्रेशन को लोग इन सभी चीज़ों को के मामले में युवाओं में तेज़ी से ये सभी चीज़ें बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये सभी चीज़ों के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता कम है, लोग इन्हें जो है नॉर्मल में लेते हैं। तो ये सभी चुनौतियां हैं आजकल वर्तमान समय में। आगे देखा जाए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट क्षेत्र क्या है। तो चलिए देखते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, यानी निजी क्षेत्र के हाथ में है, जहां निजी अस्पताल विश्व स्तरीय सुविधाएं देती है, यानी एकदम बढ़िया सुविधाएं देती है, वहीं वे बहुत महंगे भी होते हैं। आम जनता एक बड़ा हिस्सा इलाज के खर्च के कारण गरीबी रेखा से नीचे चल जा रहा है। यानी क्या होता है आप देखिएगा, यानी भारत में जो है स्वास्थ्य सेवा का बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट क्षेत्र में है, और ये जो है बहुत ही एकदम विश्व स्तरीय सुविधाएं देती है, और वे बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। तो आम जनता जो है इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, और इलाज वगैरह का अगर खर्च उठाता भी है तो गरीबी रेखा से नीचे चल जाता है। सरकारी अस्पताल पर जो है जनसंख्या का भारी दबाव रहता है, जिससे वहाँ दवा सेवा वगैरह, गुणवत्ता वगैरह, इन सभी चीज़ों की कमी रहती है। तो ये अंतर है बहुत ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ें भारत में जो है स्वास्थ्य के ऊपर चुनौतियां हैं। निष्कर्ष देखा जाए तो भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अगर हम अपनी जीवन शैली सुधारें और सरकार, अस्पताल और डॉक्टर वगैरह की संख्याएं बढ़ाएं, तो भारतीय को बेहतर और सस्ता इलाज मिल सकेगा। असली सफलता तभी होगी जब अमीर हो या गरीब सबको समय पर इलाज मिले। तो ये आपका जो है भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है वो हमने अच्छे से देख लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि WHO, UNESCO, ICDS और MHFW यानी स्वास्थ्य की ये सभी एजेंसियां, ठीक है। तो इन सभी के कार्यों के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही पूछ ले, 2 पूछ ले, या कोई 3 पूछ ले। तो ऐसा करके पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछे, फुल फॉर्म पूछ ले, डेट पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम आपको हर एक तरीके से बताएंगे, हर एक तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो आपको 1 मार्क्स में पूछे, 5 मार्क्स में पूछे या लॉन्ग टाइप में पूछे, आप इसका आंसर अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए आंसर है कि स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, आसान बनाना और बीमारियों को जड़ से खत्म करना। चलिए एक एक करके प्रमुख एजेंसियों के बारे में देखेंगे। तो प्रमुख एजेंसियों में पहला हो जाता है हम लोग का WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना डेट वगैरह थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना देखा जाए तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जिनोवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी भूमिका क्या रहती है? तो यह वैश्विक स्वास्थ्य मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन और समन्वयकारी संस्था के रूप में काम करता है। तो ये हमारा WHO है। आगे देखा जाए काम इसका क्या क्या है, तो वैश्विक निगरानी, यह दुनिया भर की बीमारी का प्रकोप यानी दुनिया भर की बीमारी का प्रकोप वगैरह की निगरानी करता है और हेल्थ इमरजेंसी वगैरह घोषित करता है, जैसे कोविड-19 के समय में किया था। फिर दवा वगैरह का मानकीकरण, WHO यह तय करता है कि कौन सी दवा और टीके सुरक्षित है, यानी ये जांच करके ये क्लियर करता है कि कौन सी दवा सुरक्षित है, साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये सभी चीज़ें, यह आवश्यक दवाओं की सूची जारी भी करने का काम करता है हमारा WHO। फिर आगे हो गया स्वास्थ्य डेटा भी निकालता है ये हर साल विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी जारी करता है, ताकि देश अपनी स्वास्थ्य नीतियों में सुधार कर सके, उन्हें पता चल सके कि आपका जो है स्वास्थ्य डाटा कितना है। जीवन रक्षक अभियान भी चलाता है, जैसे पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया और एड्स जैसे घातक बीमारियों के खिलाफ वैश्विक जंग वगैरह का ये नेतृत्व करता है हमारा WHO। तो ये था WHO के बारे में। अब दूसरा हो गया हमारे लोग का UNESCO यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम हो गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। स्वास्थ्य की भूमिका में देखा जाए तो यूनेस्को का मानना है कि शिक्षा ही सबसे अच्छी दवा है, यानी इसका मानना है शिक्षा ही सबसे अच्छी दवा है, लोगों को जागरूक करना। तो ये सभी काम इसका है। इसका काम क्या क्या है वो देखिए। तो स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनेस्को फ्रेश मतलब फोकसिंग रिसोर्सेस ऑफ इफेक्टिव स्कूल हेल्थ, ये सभी चीज़ों के जरिए, पहल के जरिए स्कूलों में साफ सफाई और पोषण को बढ़ावा देने का काम करता है ये हमारा यूनेस्को। फिर हो गया वैज्ञानिक अनुसंधान, या बीमारियों के कारणों को समझने के लिए वैज्ञानिक शोध और प्रयोगशालाओं को वित्तीय मदद प्रदान करने का भी काम करता है। यानी क्या करता है, बीमारी किस कारण से हो रहा, इसको आप जो है समझने का काम करने के लिए आपको लैब वगैरह के लिए वो जो है वित्तीय मदद करता है, यानी फाइनेंशियली मदद भी करता है। फिर नैतिक मानक, यह जेनेटिक इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में होने वाले प्रयोग के लिए नैतिक नियम बनाता है, ताकि मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो ये सभी काम है यूनेस्को का। फिर सांस्कृतिक जागरूकता, पिछड़े क्षेत्रों में उनकी भाषा और संस्कृति के अनुसार स्वास्थ्य संदेश वगैरह पहुंचाने का काम करता है। तो ये हमारा दूसरा संगठन था, एजेंसी था जो है यूनेस्को। फिर तीसरा है दोस्तों ICDS, ठीक है। ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी इसका मतलब हिंदी नाम होता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। स्थापना इसका जो है हमारा 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देश भारत है हमारा। उद्देश्य देखा जाए तो यह विशेष रूप से कुपोषण के चक्र को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था, यानी कुपोषण वगैरह होता है तो उसे खत्म करने के लिए इसे शुरू किया गया था। इसका काम क्या क्या है वो देखिए। इसका काम है पूरक पोषण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चे और गर्भवती महिलाओं वगैरह को गर्म पका भोजन या फिर राशन देने का काम करती है, ये पहला काम है। दूसरा काम है प्री स्कूल शिक्षा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में अनौपचारिक शिक्षा देना, ताकि उनका मानसिक विकास हो सके, यानी खेलते हुए आंगनबाड़ी जिस तरह होता है ना, मतलब खेल खेल के साथ उन्हें जो है शिक्षा देना, ठीक है, ताकि उसका मानसिक विकास हो सके। फिर प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को समय पर सही टीका वगैरह समय समय पर सभी को टीके लग रहे हों, ताकि वे बीमारी वगैरह से मतलब वो सब उसके संपर्क में ना आ सके। फिर रेफरल सेवाएं, यदि कोई बच्चा या फिर माता गंभीर रूप से बीमार या फिर कुपोषित हैं तो उसे तुरंत बड़े अस्पताल में भेजने का भी काम करता है ये हमारा
ठीक है। पीएचसी और सीएचसी भेजना, यानी पीएचसी का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों हम लोग का प्राइमरी हेल्थ केयर, और सीएचसी का फुल फॉर्म हो गया कम्युनिटी हेल्थ केयर। ठीक है, तो वहाँ भेजने का काम करता है ये। फिर हमारा चौथा जो बॉडी है, यानी चौथा आपका जो एजेंसी है वो उसका नाम है MOHFW, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये देश जो है भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रालय है। इसका काम क्या क्या है वो देखिए। तो इसका काम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी नेशनल हेल्थ मिशन। इसके दो हिस्से हैं, पहला हो गया ग्रामीण और दूसरा हो गया शहरी। ग्रामीण यानी कि आपका देखिए नेशनल अर्बन, नेशनल ये हो गया नेशनल हेल्थ मिशन, हो गया ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो जमीनी स्तर पर डॉक्टर और दवाएं सुनिश्चित कराने का काम करती है, इसका काम है। दूसरा हो गया आयुष्मान भारत। तो पीएम जय दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन करना, जो गरीब परिवारों के कोसलेस इलाज देने का काम करती है, केसलेस इलाज देने का काम करती है ये आयुष्मान भारत, जिसमें आपका जो है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का वादा किया गया है। फिर दूसरा है दोस्तों हम लोग का औषधि नियंत्रण, भारतीय औषधि महानियंत्रक, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DCGI। DCGI मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके माध्यम से देश में बनने वाली दवाओं की गुणवत्ता जांच करना है, ताकि दवा कैसा है नहीं है, तो ये सब चीज़ों की जांच करने का काम करता है। फिर आगे है परिवार नियोजन, यानी फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए जागरूकता अभियान और मुफ्त गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराने का काम करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं साथियों। तो निष्कर्ष हमने देखा कि इन सभी एजेंसियों के काम आपस में जुड़े हुए होते हैं। सब जो है यानी WHO नीतियां बनाता है, यूनेस्को उन नीतियों के प्रति शिक्षा के जरिए समाज को तैयार करता है, MOHFW उन नीतियों को भारत के लिए कानून और बजट में बदलने का काम करता है, और ICDS उन्हें देश के सबसे अंतिम गांव के बच्चे तक पहुंचाने का काम करता है। तो इन सब के सामूहिक प्रयास से ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। यानी जितने भी एजेंसियां हैं सब जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो ये हमारा था। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां है कि पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशियंस, न्यूट्रिशियंस क्या है, इसके प्रकार और कार्यों का वर्णन करना है। पोषक तत्व क्या है तो देखिए समझेंगे हम लोग। भोजन हमारे जीवन का एक आधार होता है, लेकिन भोजन का असली महत्व उसमें मौजूद पोषक तत्वों में छिपा होता है। पोषक तत्व के वे अदृश्य रासायनिक पदार्थ हैं जो भोजन में मौजूद होते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा और रोगों से सुरक्षित के लिए अनिवार्य होते हैं। पोषक तत्व के बिना शरीर का विकास रुक सकता है और व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन हमारे शरीर का आधार है, लेकिन भोजन का असली महत्व जो है वो उसमें मौजूद पोषक तत्वों में ही छिपा रहता है। तो ये एक ऐसा अदृश्य रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा और रोग वगैरह से लड़ने के लिए जरूरी होता है। पोषक तत्व के बिना शरीर का जो है विकास रुक सकता है और बीमारियां शरीर के अंदर आ सकती है। तो ये हमारा पोषक तत्व है। आगे देखेंगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो मानव शरीर को लगभग 50 अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया वृहद पोषक तत्व यानी बड़ा पोषक तत्व, जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशियंस। ये ग्राम की मात्रा में चाहिए होते हैं और मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये होते हैं। और दूसरा हमारा हो गया सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशियंस। ये मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम में चाहिए होते हैं और शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए ये काम करते हैं। तो ये 2 मुख्य श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख पोषक तत्व के बारे में, यानी जितने भी पोषक तत्व हैं जो प्रमुख है वो देखेंगे। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी ये शक्ति का प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसका प्रकार देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया साधारण,
जिसमें चीनी या ग्लूकोज होता है, और दूसरा है जटिल जिसमें स्टार्च और फाइबर होते हैं। तो ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका काम क्या है दोस्तों शरीर में? तो देखिए काम है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो यह प्रोटीन को ऊर्जा के काम में से बचाकर उसे शरीर निर्माण के मुख्य काम में लगा के रखता है। तो ये इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का। स्रोत देखा जाए आखिर कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो पहला तो अनाज से मिलता है यानी गेहूं से, चावल से, बाजरा से। फिर कंद से यानी आलू और शकरकंद से। फिर है मीठे फल से। तो ये सभी स्रोत हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का। फिर दूसरा हमारा हो जाता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर का ढांचा का काम करता है, शरीर का ढांचा बनाने के लिए। तो प्रोटीन अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। इसका काम क्या है शरीर में? तो नई कोशिकाओं का निर्माण, पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो ये सभी काम जो है प्रोटीन का है। फिर है एंजाइम, हार्मोन और हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास करने। तो ये सभी काम हमारा प्रोटीन का होता है हमारे शरीर में। और प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो स्रोत देखते हैं तो सोयाबीन से मिलता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। फिर दाल से मिलता है, पनीर से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है और मांस से मिलता है। तो यहाँ से हमें जो है प्रोटीन मिलती है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा जो है दोस्तों हमारा वसा। ये संचित ऊर्जा के रूप में होता है। वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनी होती है, ग्लिसरॉल से बनी होती है, ठीक है। और इसका काम होता है या ऊर्जा का सबसे घना स्रोत के रूप में होता है, जिसमें 1 ग्राम में से हमें 9 कैलोरी मिलती है। इसमें देखा जाए तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के को शरीर में ऑब्जर्व करने में ये मदद करता है हमारा वसा। और त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को बनाए रखने का भी काम करता है। तो ये सभी काम है वसा का। स्रोत देखा जाए आखिर कहाँ कहाँ से जो है वसा प्राप्त होता है, तो वनस्पति तेल से मिलता है, घी से मिलता है, मक्खन से मिलता है, मूंगफली और सूखे मेवे वगैरह से हमें वसा प्राप्त होता है हमारे शरीर को। आगे देखिए चौथा है दोस्तों विटामिन, जिसको बोलते हैं रक्षात्मक ढाल के रूप में इसे जाना जाता है। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, जो शरीर को रोगों से बचाने का, उससे लड़ने का काम करता है। ये वसा में घुलनशील होते हैं यानी विटामिन ए, डी, ई, के ये शरीर में स्टोर हो सकते हैं, ये घुल के रहते हैं। फिर है जल में घुलनशील, जल में भी होते हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन सी। इन्हें रोज लेना पड़ता है क्योंकि ये पेशाब के जरिए बाहर निकल भी जाते हैं। तो ये होता है। तो वसा में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका काम क्या है वो देखिए। तो विटामिन ए हो गया हमारा दृष्टि के लिए यानी आँख वगैरह के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी हो गया, घाव वगैरह भरने के लिए विटामिन सी हो गया, और रक्त वगैरह की थक्का जमाने के लिए विटामिन के हो गया। तो ये सभी काम है हमारा विटामिन का, ठीक है। पांचवा है दोस्तों हमारा खनिज लवण, जिसको बोलते हैं नियामक तत्व, जिसमें हमारा कैल्शियम और फास्फोरस आ जाता है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए। दूसरा है आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं आयरन, ये अलग आयरन है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले हेमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए इसका काम ये काम करता है, ठीक है। फिर हो गया हम लोग का आयोडीन यानी थायराइड ग्रंथि का कंट्रोल इसी के अंदर आता है, यही कंट्रोल करता है। फिर सोडियम और पोटेशियम, शरीर में पानी का संतुलन और तांत्रिक तंत्र वगैरह का संचार के लिए ये सोडियम और पोटेशियम काम करता है। फिर हमारा आगे छठा साथियों जो है जल और फाइबर। तो जल देखा जाए तो शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा पानी ही रहता है पूरा। यह पोषक तत्व के परिवहन और शरीर के तापमान के पसीने के जरिए कंट्रोल करने के लिए एक जरूरी होता है ये जल हमारा, यानी शरीर में हमारा 60 से 70% पानी ही होता है। ये पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करवाने का काम करता है और शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम भी ये जल करता है हमारे शरीर में। फिर है फाइबर दोस्तों, यह जो है पचाता नहीं है, यानी ये जो फाइबर है वो पचता नहीं है, लेकिन पेट साफ रखने और कब्ज वगैरह को रोकने में ये मदद करता है फाइबर। तो ये सभी जो है प्रमुख पोषक तत्व थे। आगे देखा जाए हमारा पोषक तत्वों का महत्व क्या है। तो पहला हो गया शारीरिक विकास के लिए बचपन और किशोरावस्था में उचित प्रोटीन और कैल्शियम शरीर के विकास को
सुनिश्चित करने का काम करता है, यानी शारीरिक विकास में ये सहयोग निभाता है। फिर है मानसिक विकास के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ओमेगा 3 और विटामिन B12 मस्तिष्क और कार्य क्षमता वगैरह को बढ़ाने का काम करता है। ये मानसिक स्वास्थ्य में भी जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फिर है रोग निवारक, उचित पोषक मोटापे, मधुमेह और कुपोषण वगैरह जैसी समस्याओं से बचाने का भी काम करता है। तो ये इसके महत्व हैं पोषक तत्वों के। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि पोषक तत्व हमारे शरीर के ईंधन और रक्षा कवच हैं। एक स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन जीने के लिए हमारे भोजन में इन सभी तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए और खनिज जैसा सही संतुलन होना जरूरी होता है। सही पोषक तत्व ही बेहतर स्वास्थ्य की नींव रहता है। तो ये हमारा पोषक तत्वों के बारे में था और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि जंक फूड आप जो खाते हैं यानी बाजार का जो जंक फूड खाते हैं उसके हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन करना। ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के तौर पर ये क्वेश्चन है, चलिए समझेंगे हम लोग। तो आधुनिक जीवन शैली में जंक फूड जिसमें आपका बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, यानी जितने भी बाहर में बिकने वाले जो आपको जंक फूड हैं वो सभी जंक फूड हैं, हमारे खान पान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है आजकल। ठीक है, तो जंक फूड का अर्थ है ऐसा भोजन से है जिसमें कैलोरी, वसा, नमक और चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व यानी कि विटामिन, खनिज और फाइबर वगैरह उसमें ना के बराबर होता है, इसलिए उसे खाली कैलोरी वाला भोजन भी कहा जाता है। यानी उसमें जो है तो कैलोरी वगैरह तो बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है उसमें, लेकिन उसमें जो है पोषक तत्व ना के बराबर होता है, इसलिए इसे जंक फूड कहते हैं। जंक फूड के हानिकारक प्रभाव यानी क्या क्या हानिकारक हानि पहुंचाते हैं वो देखिए। तो पहला हो गया चयापचय और मोटापे पर प्रभाव इसका। जंक फूड एनर्जी ड्रेस होते हैं, इसमें मौजूद कैलोरी की मात्रा शरीर के दैनिक आवश्यकताओं से बहुत अधिक होती है। जब यह अतिरिक्त कैलोरी बर्न नहीं होती तो यह हमारे शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाती है। यह न केवल शरीर का आकार बिगाड़ता है बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देता है, जिससे वजन घटाना मुश्किल हो जाता है। यानी क्या होता है ये देखिए, इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा बन जाती है, बहुत ज़्यादा। तो दिन भर में अगर कैलोरी बर्न नहीं होता है तो ये वसा के रूप में, फैट के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, जिससे शरीर का आकार भी बिगड़ता है और मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देती है, जिसके बाद आपका जो है वजन घटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका पहला प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव है हृदय और आपका ब्लड प्रेशर पर। तो जंक फूड में ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह धमनियों के प्लाक यानी जमाव वगैरह पैदा करता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये इसमें मौजूद अत्यधिक नमक शरीर में पानी को रोक के रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय वगैरह पर दबाव भी पड़ता है। तो ये इसका दूसरा प्रभाव है जो कि बहुत ही नेगेटिव प्रभाव है। फिर हो गया हम लोग का इंसुलिन रेजिस्टेंस और मधुमेह। जंक फूड में मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को अचानक बढ़ा देता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय को अधिक इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। समय के साथ शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होती, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यही स्थिति टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण बनती है। यानी जंक फूड में जो है बहुत ज़्यादा रिफाइन वगैरह होने के कारण बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह का स्तर अचानक बढ़ा देता है, जिससे अग्नाशय को तो इंसुलिन छोड़ना पड़ता है, लेकिन यही समय के साथ ऐसा ही होते रहता है। तो जो है टाइप 2 डायबिटीज यानी कि शुगर वगैरह हो सकता है। फिर चौथा है दोस्तों आपका पाचन तंत्र पर दुष्प्रभाव। ठीक है, यानी पाचन तंत्र पर उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट। तो मैदे और प्रोसेस्ड फूड में फाइबर का अभाव होता है। फाइबर पाचन क्रिया को सुचारू रखने और मल त्याग को आसान बनाने के लिए जरूरी है, और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो पुरानी कब्ज की समस्या हो सकती है। ठीक है, फिर है पेट में अल्सर और एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है, और
और क्या होता है दोस्तों, तो आंतों में गुड बैक्टीरिया वगैरह का संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। फिर हमारा पांचवा, मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका हाल के शोध से पता चला है कि जंक फूड का असर केवल पेट पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी होता है। कैसे होता है? पहला हो गया आप लोग का लत, एडिशन। इसमें मौजूद शुगर और फैट दिमाग के रिवर्ड सेंटर को उत्तेजित करते हैं, जिससे इसकी लत लग जाती है। यानी एक बार आप खाइएगा तो धीरे धीरे लत लग जाता है, ठीक है, तो एडिशन हो जाता है। फिर डिप्रेशन वगैरह का भी कारण हो सकता है। तो रासायनिक असंतुलन के कारण चिड़चिड़ापन, थकान और डिप्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। तो ये जो है जंक फूड से प्रभाव पड़ सकता है। फिर एकाग्रता यानी फोकस वगैरह जो आपका है वो गड़बड़ा जाता है। बच्चों में जो है लर्निंग डिसेबिलिटी और ध्यान की कमी वगैरह का ये कारण बन सकता है आपका जंक फूड। तो ये सभी प्रभाव हैं। फिर आगे देखा जाए हड्डियों और दांतों का क्षय के लिए भी ये काम है, यानी हड्डियों और दांतों का नुकसान। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स में सोडियम और एसिडिटी तत्व अधिक होते हैं। यह शरीर के कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे हड्डियां खोखली हो जाती है और चीनी के कारण दांतों में केविटी और सड़न पैदा वगैरह होने लगता है। तो ये देखा जाए तो हर तरीक़ा से जंक फूड जो है हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव छोड़ता है, तो इसलिए जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। जंक फूड की लत के कारण, यानी लत आखिर कैसे लग जाता है, आखिर आप एक बार कहें तो लत क्यों लग जाता है, तो देखिए इसके पीछे कारण है कि जंक फूड में नमक और चीनी का ऐसा मिश्रण होता है जो मस्तिष्क में डेपामाइन यानी खुशी देने वाला एक हार्मोन है, ठीक है, डेपामाइन, वो छोड़ने का काम करता है, वो छोड़ता है। यही कारण है कि लोग इसे बार बार खाना चाहते हैं और इसकी लत लग जाती है जंक फूड की, ठीक है। निष्कर्ष देख लेते हैं साथियों। तो निष्कर्ष है हमारा कि जंक फूड का सेवन कभी कभी स्वाद के लिए तो ठीक है, लेकिन इसे नियमित आदत बनाना धीमे जहर के समान है। एक स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए घर का बना ताज़ा भोजन और फल सब्जियों को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जंक फूड के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है कि शारीरिक व्यायाम का स्वास्थ्य और कल्याण में महत्व क्या है, वो देखेंगे हम लोग। तो शारीरिक व्यायाम स्वस्थ जीवन की वह चाबी है जो हमारे शरीर और मन दोनों को सक्रिय रखती है, यानी एक्टिव रखती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह केवल पसीना बहाना नहीं बल्कि बीमारियों से बचने और मानसिक शांति पाने का सबसे सरल तरीका के रूप में है। संक्षेप में समझा जाए तो व्यायाम वह निवेश है जिसका मुनाफा हमें लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के रूप में मिलने का काम करता है। तो ये है हमारा शारीरिक व्यायाम का जीवन पर असर, ठीक है। आगे देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य पर, यानी धीरे धीरे एक एक करके सब समझेंगे हम लोग। तो हृदय प्रणाली की मजबूती, व्यायाम हृदय की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। इससे हृदय कम प्रयास में भी अधिक रक्त पंप कर पाता है, यानी अधिक रक्त पंप कर पाता है, जिससे हाइपरटेंशन वगैरह और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। तो ये व्यायाम बहुत जरूरी है। फिर दूसरा हो गया भार नियंत्रण। शरीर में अतिरिक्त वसा वगैरह यानी जो फैट वगैरह जमा हो जाता है, मोटापा वगैरह, तो व्यायाम कैलोरी बर्न करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने का सबसे प्रभावी तरीका है, जिससे आपका फैट वगैरह, भार वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। फिर है अस्थि और मांसपेशी विकास। नियमित व्यायाम से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, जिससे बुढ़ापे में ऑरिस्टोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखला वगैरह होना, ये सब का खतरा कम हो जाता है, या जोड़ों के लचीलेपन को भी बनाए रखने का काम करता है। तो ये आपका व्यायाम बहुत जरूरी है, हमारा शारीरिक प्रभाव। फिर देखा जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटीज वगैरह। शारीरिक गतिविधि शरीर की सफ़ेद रक्त कोशिका यानी WBC यानी वाइट ब्लड सेल वगैरह के संचार को बढ़ाती है, जिससे शरीर की बैक्टीरिया और वायरस वगैरह से लड़ने के लिए ये अधिक सक्षम होते। तो ये व्यायाम का जो प्रभाव था वो था। आगे देखा जाए कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर जो है वो व्यायाम का क्या जो है सकारात्मक प्रभाव है वो देखेंगे। तो तनाव और चिंतन से मुक्ति। व्यायाम के दौरान मस्तिष्क एंडोर्फिन्स, ठीक है,
और डोपामाइन जैसे रसायन छोड़ता है। ये सब हार्मोन है, यानी खुशी वाला हार्मोन, तो ये छोड़ने का काम करता है, जो प्राकृतिक रूप से तनाव कम करते हैं और खुशी का एहसास करवाने का काम करते हैं। ये हो गया। दूसरा है बौद्धिक क्षमता में वृद्धि। व्यायाम से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, यानी व्यायाम से क्या होता है, मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और यह याददाश्त वगैरह और आपका फोकस वगैरह यानी कंसंट्रेशन वगैरह को बेहतर बनाने का भी काम करता है। फिर है बेहतर नींद दोस्तों। शारीरिक श्रम करने से शरीर थक जाता है और मन शांत होता है, जिससे अनिद्रा जैसी समस्या दूर होती है और गहरी नींद वगैरह भी आती है। तो ये सब चीज़ें जो है मानसिक स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव डालता है। फिर है जीवन शैली और दीर्घायु के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है, तो मधुमेह का नियंत्रण यानी शुगर को कंट्रोल करता है। नियमित व्यायाम शरीर में इंसुलिन की प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, जिससे रक्त में शुगर का स्तर कंट्रोल रहता है। या टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों के लिए एक रामबाण इलाज के जैसा काम करता है, रामबाण के जैसा इलाज मतलब काम करता है। फिर हो गया ऊर्जा का स्तर। व्यायाम से फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। यानी क्या होता है, व्यायाम आप कीजिएगा तो फेफड़ों की जो कार्य क्षमता यानी काम करने की शक्ति है वो बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन भी अधिक मिलता है लोगों को और काम करने का क्षमता है वो लोगों के अंदर बढ़ता है, क्योंकि दिन भर वो जो है एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये जो है होता है, ठीक है। फिर है सामाजिक और भावनात्मक लाभ, ठीक है। जब हम किसी खेल, क्लब या फिर योग समूह में शामिल होते हैं तो हमारे सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। यह अकेलेपन की भावना को दूर करता है। फिर है नियमित व्यायाम से जब शरीर स्वस्थ और सुडौल होता है तो व्यक्ति की आत्मविश्वास और आत्मसम्मान वगैरह भी बढ़ता है शारीरिक व्यायाम वगैरह से, ठीक है। तो ये सभी था। विभिन्न प्रकार के व्यायाम के बारे में देखेंगे, तो कौन कौन से व्यायाम है, तो देखिए ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए 3 प्रकार के व्यायाम का मिश्रण बहुत जरूरी होता है। पहला हो गया एरोबिक, जिसमें दौड़ना हो गया, तैरना हो गया, साइकिल वगैरह चलाना हृदय के लिए, तो ये सभी चीज हो गया एरोबिक में। फिर है शक्ति प्रशिक्षण यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे कि वेट लिफ्टिंग या फिर पुशअप वगैरह, ये मांसपेशियों के लिए होता है। फिर है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे योग वगैरह या स्ट्रेचिंग वगैरह यानी जोड़ों के लिए ये सब होता है। तो 3 प्रकार से इसे बांटा गया देखा जाए। निष्कर्ष से देखा जाए तो शारीरिक व्यायाम केवल शरीर को फिट कर रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक कुशल यानी एक खुशहाल जीवन जीने की कुंजी है। विश्व व्यापार संगठन भी प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की व्यायाम की माध्यम से शारीरिक गतिविधियों की सलाह देता है, व्यायाम करने की सलाह देता है। जैसा कि कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिक की निवास, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा माना गया है। तो ये था दोस्तों हमारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि तनाव प्रबंधन की विभिन्न रणनीतियों और मानसिक कल्याण में उसका क्या योगदान है, ये हमें वर्णन करना है। तो चलिए देखेंगे। तो तनाव आधुनिक जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा बन गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो तनाव शरीर और मस्तिष्क की वह प्रतिक्रिया जो किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, यानी वैसा स्थिति जब आपको जो है आप उससे हार जैसा महसूस करते हैं, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। जब कोई तनाव हमारी क्षमता से अधिक हो जाता है तो वह डिस्ट्रेस कहलाता है। तनाव प्रबंधन एक ऐसी कला या फिर विज्ञान है जो हमें इन दबावों को यानी इन सभी दबाव वगैरह को कंट्रोल करने और मानसिक शांति बनाए रखने के योग्य बनाने का काम करती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये तनाव जो है जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अगर देखा जाए तो तनाव शरीर और मस्तिष्क वह प्रतिक्रिया जो कैसे उत्पन्न होती है, तो हमारे अंदर कोई अचानक सी वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिससे हम तुरंत डील वगैरह नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो जाती है और तनाव अधिक हो जाता है तो इसे डिस्ट्रेस कहते हैं। तनाव प्रबंधन एक ऐसी कला है जिससे हम जो है अपने दबाव वगैरह को कंट्रोल और मानसिक शांति वगैरह को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं।
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया पर चल जाता है, इस मोड पर एक्टिव हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। तनाव प्रबंधन की रणनीतियां इन हार्मोन के स्तर को कम करके शरीर को होम्योस्टेसिस यानी संतुलन की स्थिति वगैरह में वापस लाने का काम करती है। तो ये तनाव प्रबंधन की नीति, जितने भी नीति हैं वो सभी के बारे में देखेंगे। तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ, पहला हो गया मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक रणनीति, जिसमें पहला हमारा संज्ञानात्मक पुनर्गठन। इसमें व्यक्ति अपने नकारात्मक विचार वगैरह को पहचानता है, यानी जो हमारे अंदर नेगेटिव सोच वगैरह है उसे हम पहचानेंगे पहले और उसे चुनौतियाँ देकर सकारात्मक या फिर तर्कसंगत विचारों में बदलते हैं, यानी उसे जो है अच्छे सोच में बदलने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मैं यह नहीं कर सकता, ये एक नकारात्मक सोच है, लेकिन मैं इसे सीखने का प्रयास करूंगा या फिर करने का प्रयास करूंगा, तो ये हो गया सकारात्मक। तो ये नकारात्मक विचार से सकारात्मक विचार में बदलने का काम किया जाता है। फिर है विजुअलाइजेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन अपनी आंखों को बंद करके किसी शांत और सुखद स्थान पर, यानी शांत जैसे स्थान पर उसकी कल्पना करना, यह मस्तिष्क को तुरंत शांत करने में मदद करने का भी काम करता है। तो ये आपका हो गया। दूसरा हमारा साथियों वो है शारीरिक और दैहिक तकनीकी, ठीक है। शारीरिक और दैहिक तकनीकी, जिसमें पहला है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMR बोलते हैं। शरीर के एक एक हिस्से, यानी पैर हो गया, हाथ हो गया, कंधे वगैरह, इन सभी की मांसपेशियों को 5 सेकंड के लिए सिकोड़ना और फिर अचानक ढीला छोड़ना, यह शारीरिक तनाव को बाहर निकालने का एक वैज्ञानिक विधि होता है। यानी सभी को जो है 5 सेकंड के लिए सिकोड़ना, फिर अचानक से जो है ढीला छोड़ देना, तो ये होता है, ठीक है। इसमें हमारा फिर हो गया एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम, नृत्य हो गया, तैराकी हो गया या फिर योग न केवल शरीर को फिट रखता है बल्कि मस्तिष्क में भी न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर वगैरह को बढ़ाते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य वगैरह को सुधारने का काम करता है। तो ये हमारा दूसरा था। तीसरा है साथियों जीवन शैली और संगठनात्मक तकनीकें, जिसमें पहला हमारा हो जाता है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये अपने कार्यों को 4 खानों में बांटता है। पहला हो गया महत्वपूर्ण और तत्काल खाना, दूसरा हो गया महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, तीसरा हो गया तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, और चौथा हो गया ना तत्काल ना महत्वपूर्ण। यह तकनीक काम के बोझ के कारण होने वाली तनाव को खत्म करती है, ठीक है। आगे हो गया डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया और मोबाइल स्क्रीन के समय समय पर दूरी बनाना, ताकि मस्तिष्क को सूचनाओं वगैरह का बोझ से आराम मिल सके। तो ये सभी था हमारा जो भी प्रकार के रणनीति थी तनाव प्रबंधन के। वो आगे देखेंगे हम लोग कि मानसिक कल्याण में इसका क्या योगदान रहता है। तो तनाव प्रबंधन का मानसिक स्वास्थ्य पर एक गहरा और अस्थायी प्रभाव पड़ता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का संरक्षण, लंबे समय तक तनाव रहने से मस्तिष्क का हाइपोकैम्पस यानी आदास वगैरह धीरे धीरे सिकुड़ सकता है। तनाव प्रबंधन इस प्रक्रिया को रोकता है और मस्तिष्क को सीखने की क्षमता को बनाए रखने का भी काम करता है तनाव प्रबंधन। आगे हो गया भावनात्मक लचीलापन, रणनीतियों का नियमित अभ्यास व्यक्ति को इमोशनल रेजिलिएंट बनाता है, जिससे वह जीवन के बड़े झटके वगैरह को से जल्दी उभर पाता है। यानी जो भी झटके हुआ, नुकसान हुआ या असफलता वगैरह, उन सभी चीज़ों से जल्दी उभर पाता है। तो ये हो गया। आगे साथियों बेहतर सामाजिक संबंध, तनाव में व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं। प्रबंधन से व्यक्ति शांत रहता है, जिससे परिवार और कार्यस्थल पर संबंध मधुर बने रहते हैं। फिर आगे हो गया हम लोग का मनोदैहिक रोगों से बचाव। तनाव प्रबंधन से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि तनाव से होने वाली शारीरिक बीमारी जैसे माइग्रेन, अल्सर और अनिद्रा वगैरह भी ठीक होती है। इसलिए तनाव प्रबंधन बहुत जरूरी है। निष्कर्ष देखा जाए तो निष्कर्ष लिखा है साथियों कि तनाव प्रबंधन केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया की घटनाओं को हमेशा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपनी
आंतरिक प्रतिक्रिया को निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, सकारात्मक सोच से नियंत्रित कर सकते हैं। तो मानसिक कल्याण की दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम एक स्वस्थ और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। बोल रहा है कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। तो देखिए आंसर है कि मानव शरीर में होने वाला रोगों को उनकी प्रकृति और फैलने के तरीके के आधार पर मुख्य 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला है संक्रमित रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। जहां संक्रामक रोग बाहरी कीटाणु और आक्रमण से होते हैं, वहीं असंक्रामक रोग शरीर के आंतरिक असंतुलन वगैरह का परिणाम होता है। यानी संक्रामक रोग जो है वो कीटाणु वगैरह, बाहरी कीटाणु वगैरह से होता है, और असंक्रामक रोग हमारे शरीर के असंतुलन से होता है, आंतरिक असंतुलन से। एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे संक्रामक रोग के बारे में। परिभाषा देखिए, ये वो रोग है दोस्तों जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से फैल सकता है, यानी छूने से फैल सकता है या फिर छींकने वगैरह से, यानी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसलिए इसे छूत की बीमारियां भी बोलते हैं, छूत की बीमारियां। ठीक है। रोग का कारण क्या होता है? तो ये रोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, कवक वगैरह और प्रोटोजोआ वगैरह के कारण होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को पैथोजॉन्स भी कहा जाता है। और फैलने का माध्यम क्या होता है? तो देखिए, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का क्या क्या माध्यम है? तो ये रोग दूषित हवा यानी चीखने वगैरह से, खांसने वगैरह से, दूषित पानी से, बासी भोजन से, शारीरिक संपर्क से या फिर मच्छरों और मक्खियों के माध्यम से भी फैल सकता है। तो ये है संक्रमित रोगों के फैलने के माध्यम। प्रकृति आखिर ये कैसी होती है? तो ये रोग आमतौर पर अचानक होते हैं और इलाज मिलने पर जल्दी ठीक हो जाते हैं। हालांकि यदि इलाज ना मिले तो यह महामारी का रूप ले सकते हैं। यानी ये ऐसा बीमारी होता है जो अचानक होता है और ठीक भी तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर इलाज सही समय पर ना मिले तो ये एक महामारी का भी रूप ले सकता है। इसके बचाव और रोकथाम के तरीके क्या हैं? तो देखिए, टीकाकरण, हाथ धोना, स्वच्छता बनाए रखना और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर इन रोगों से बचा जा सकता है। तो ये है। उदाहरण के लिए कौन कौन से रोग हैं? तो देखिए, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा हवा के माध्यम से फैलने वाला वायरस है। फिर आपका हो गया टीबी और टाइफाइड वगैरह, ये बैक्टीरिया वगैरह से होने वाला रोग है। फिर मलेरिया और डेंगू, ये मच्छरों के माध्यम से फैलने वाला रोग है। फिर हो गया हम लोग का हैजा दोस्तों, जो दूषित पानी और भोजन से होने वाला रोग है। तो ये उदाहरण है हमारा संक्रमित रोग का। फिर है असंक्रामक रोग। देखिए परिभाषा इसका क्या है? तो ये वैसा रोग होता है जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ये केवल उसी व्यक्ति तक लिमिट रहता है जिसके शरीर में ये उत्पन्न हुआ हो। रोग का कारण क्या होता है, यानी ये रोग उत्पन्न क्यों होता है, क्या कारण है? तो इन रोगों के मुख्य कारण खराब जीवन शैली, पोषक तत्वों की कमी, आनुवांशिक कारक और पर्यावरणीय प्रदूषण या फिर शरीर की किसी अंग को सही से काम ना करना। तो ये सभी कारण हो सकता है ये बीमारी उत्पन्न होने का। फैलने का माध्यम क्या होता है? आखिर बीमारी किस किस माध्यम से फैलती है? तो देखिए, फैलने का माध्यम जो है वो ये रोग किसी माध्यम से नहीं फैलता। ये व्यक्ति अपने व्यवहार और शरीर की आंतरिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। ये जो बीमारी है वो ना ही हवा से फैलता है, पानी से फैलता है या संपर्क वगैरह से नहीं फैलता, बल्कि ये आपका जीवन शैली, आपके शरीर के आंतरिक स्थिति वगैरह पर निर्भर करता है और उसी से फैलता है। प्रकृति देखा जाए तो ये रोग अक्सर क्रोनिक होते हैं, यानी ये शरीर में धीरे धीरे विकसित होते हैं और लंबे समय तक जीवन भर भी बने रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए शुगर हो गया, ठीक है। तो ये सभी बीमारियां, यानी ये क्या होते हैं, धीरे धीरे बनते हैं और ये जीवन भर भी रह सकते हैं, ऐसा भी होता है ये बीमारी। बचाव और रोकथाम के तरीके क्या हैं? तो देखिए, बचाव और रोकथाम के तरीके हैं स्वास्थ्य आहार लेना, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और समय समय पर स्वास्थ्य जांच के माध्यम से इसे कंट्रोल या फिर टाला जा सकता है। तो ये इसके बचाव के तरीके हैं। उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण में आपका आ जाता है मधुमेह यानी शुगर की बीमारियां, इंसुलिन की कमी या फिर खराब जीवन शैली के कारण ये होता है। फिर आपका हृदय रोग
जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और धमनियों के ब्लॉकेज के कारण ये होता है हार्ट रोग। फिर हमारा हो गया कैंसर दोस्तों, कोशिकाओं के असामान्य वृद्धि के कारण, गठिया यानी जोड़ों में सूजन और घिसावट के कारण ये होता है। फिर एनीमिया या फिर घेंगा, आयरन और आयोडीन जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण ये होता है। अब सब देखेंगे हम लोग दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो संक्रमक यानी संक्रमण, ठीक है, यानी संक्रमक रोग छूने वगैरह से होता है, जबकि असंक्रामक रोग ऐसा नहीं होता है, वो जो है आंतरिक असंतुलन के कारण होता है। कारक देखा जाए तो संक्रामक रोगों के पीछे कीटाणु होते हैं, जबकि असंक्रामक रोगों के पीछे आपकी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली और आनुवांशिकता वगैरह होती है। तो ये अंतर है, मुख्य अंतर है। आगे देखा जाए उपचार में भी जो है अंतर है। कैसे? तो संक्रामक रोगों के लिए एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीवायरल दवा का ही उपयोग किया जाता है, जबकि असंक्रामक रोग के लिए जीवन शैली में बदलाव, लंबे समय तक दवाओं के प्रबंधन वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ये सभी मुख्य अंतर हैं संक्रामक और असंक्रामक रोगों के। निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि आज के समय में संक्रामक रोगों पर टीकाकरण के जरिए काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन असंक्रामक रोग जैसे कि हार्ट रोग हो गया, शुगर वगैरह, ये सब तेजी से फैल रहा है और ये सभी पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इसलिए स्वच्छता के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत ही जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो ये कहा गया, ये अंतर है दोनों के बीच। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग देखेंगे कि आखिर शराब और तंबाकू के सेवन से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, उसका वर्णन करना है। देखिए आंसर है कि शराब और तंबाकू दो ऐसी धीमी जहर है जो इंसान को धीरे धीरे मौत के करीब ले जाते हैं। ये न केवल शरीर के मुख्य अंग जैसे कि लीवर, फेफड़े और तिल को खराब करता है, बल्कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति को भी छीन लेता है। इन सभी वजह से न सिर्फ व्यक्ति की सेहत बिगड़ती है, बल्कि इसका पूरा परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शराब और तंबाकू दो ऐसे धीमे जहर के जैसे हैं जो इंसान को धीरे धीरे मौत के करीब ले आते हैं। यह न केवल शरीर के मुख्य अंग को यानी लीवर वगैरह को खराब करते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ सोचने समझने की शक्ति को भी छीन लेते हैं। और यही सब कारण से सिर्फ एक व्यक्ति की सेहत नहीं बिगड़ती, बल्कि पूरे परिवार का आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद हो जाता है। देखिए आगे देखेंगे कि शराब के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग तंबाकू के। तो शराब का सेवन मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और समय के साथ अंगों की अस्थायी नुकसान पहुंचाने का भी काम करता है शराब। एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया लीवर पर घातक प्रहार। लीवर शराब को साफ करने का काम करता है। अत्यधिक सेवन से लीवर में सूजन यानी कि हेपेटाइटिस आ जाती है, जो बाद में लीवर सिरोसिस में बदल जाती है और यह एक जानलेवा स्थिति भी हो सकता है। तो ये है। दूसरा है आपका ब्लड प्रेशर और हृदय, यानी शरीर के सेवन से हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन वगैरह की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। फिर आगे जो है दोस्तों वो है मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य। शराब पीने से निर्णय लेने की क्षमता, याददाश्त कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता और आदास वगैरह कमजोर हो जाती है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करती है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन वगैरह, चिंता वगैरह और मति भ्रम वगैरह का शिकार हो जाता है। फिर है पाचन तंत्र। खराब पेट यानी शराब जो है वो पेट की अंदरूनी परत को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसमें अल्सर, गंभीर एसिडिटी और अग्नाशय वगैरह में जलन वगैरह भी होती है। तो ये शराब के प्रतिकूल प्रभाव थे। अब देखेंगे तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में। तो तंबाकू का सेवन चाहे धूम्रपान यानी कि बीड़ी सिगरेट के रूप में हो या फिर चबाने यानी गुटखा खैनी के वगैरह के रूप में, इसमें मौजूद निकोटीन और 4000 से अधिक हानिकारक रसायन शरीर को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तंबाकू में जो निकोटीन और 4000 से अधिक हानिकारक रसायन पाए जाते हैं वो शरीर को नष्ट कर देते हैं। क्या क्या होता है इससे? तो कैंसर का प्रमुख स्रोत के रूप में ये है। तंबाकू दुनिया में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। यह मुंह, गले, फेफड़े और पेट
और मूत्राशय के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है तंबाकू आपका। फिर है श्वसन संबंधी विकार, धूम्रपान फेफड़ों की कार्य क्षमता को खत्म कर देता है, जिसमें COPD, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियां होती है। फेफड़ों में टार जमा होने से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, तो ये श्वसन संबंधी विकार भी ये पैदा करती है। फिर है रक्त संचार में बाधा, तंबाकू रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण और सख्त बना देती है, जिससे रक्त का थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है, जो ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है ये। फिर है प्रजनन स्वास्थ्य, पुरुषों में यह शुक्राणुओं की संख्या कम करता है और महिलाओं में गर्भपात और जन्मजात दोषों के कारण भी बन सकता है आपका तंबाकू। तो ये था तंबाकू और शराब का प्रतिकूल प्रभाव। फिर देखेंगे हम लोग कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है इससे। तो ये सभी चीज़ों से केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी ये प्रभावित करता है। पारिवारिक सलाह देखा जाए तो शराब और नशे के कारण घरेलू हिंसा, तलाक और बच्चे के मानसिक विकास में भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक बर्बादी होती है, नशे की लत से व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है, जिससे आय कम होती है। दूसरी ओर देखा जाए तो नशे की खरीद और बीमारियों के इलाज में घर की जमा पूंजी वगैरह भी खत्म हो जाती है, यानी आर्थिक बर्बादी होता है। फिर ये देखा जाए अपराध वगैरह का कारण भी ये होता है। नशे की हालत में व्यक्ति अक्सर कानूनी विवादों, सड़क दुर्घटना और हिंसक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। नशे में ये सब अपराध ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था निष्कर्ष। देख लेते हैं निष्कर्ष लिखा दोस्तों कि शराब और तंबाकू का सेवन एक ऐसी आग है जो व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य दोनों की को जला देती है, यानी वर्तमान को भी बर्बाद करती है और भविष्य को भी बर्बाद करती है। इससे बचाव एकमात्र तरीका ये है कि मजबूत इच्छा शक्ति और जागरूकता जरूरी है, तभी इससे बचा जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है कि युवाओं को इन सभी आदतों के प्रति जागरूक किया जाए और नशा मुक्त जीवन को प्रोत्साहित किया जाए, तभी जो है एक स्वास्थ्य समाज बन पाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा टोटल 10 प्रश्न जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस BSc के लिए था। बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न है, आपको यही 10 प्रश्न अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाके ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।